हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 1 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले कल के रिवीजन से, उसके बाद आज की करंट अफेयर पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया भारत ने पाकिस्तान को हराकर। 17वां संस्करण था और भारत ने 9वीं बार ये खिताब जीता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। थीम है डोंट मिस द बीट। आर्द्र भूमि को अभी बिहार की 2 आर्द्र भूमियां गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कुल रामसर साइट की संख्या हो गई है 93। इसके अलावा बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष बन गए हैं मिथुन मनहास। ये रोजर बिन्नी की जगह पर आए हैं। बिजनेस लाइनर चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है डीआरडीओ ने। और सितंबर 2025 में अभी भारत ने मिग-21 को ऑफिशियली इसके लास्ट स्क्वाड्रन को भी रिटायर कर दिया है, विदाई दे दी है। ये रूस से लिया गया था। आयुष मंत्रालय ने भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर ये गोवा में खोला है। टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं शैलेश चंद्रा। और बांग्लादेश को हराकर भारत ने 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। इसके अलावा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 मेडल जीते, जिसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट डे से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर से। आज की करंट अफेयर जानने से पहले आपको बता दूं, इसकी क्विज और पीडीएफ सब आपको एमजेटी ऐप पर भेज दी जाती है। डेली का डेली आप जाकर सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी भेज दी जाती है। पीडीएफ टेलीग्राम पर डाउनलोड करने के लिए रोजाना 9 PM पर आप जाइए टेलीग्राम पर, विजिट कीजिए चैनल पर। एमजेटी एजुकेशन के नाम से चैनल है और यहीं पर पीडीएफ भेजी जाती है। ठीक, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। तो ये प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ये ट्रांसलेशन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आप देखते हो कि दुनिया भर के जब वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठा होते हैं तो कोई किसी लैंग्वेज में बात कर रहा है, कोई किसी लैंग्वेज में बात कर रहा है। अगर ट्रांसलेशन ना होता तो ये संभव ही ना हो पाता कि एक देश दूसरे देश से कांटेक्ट कर सके या आगे बीच में म्यूचुअल रिलेशन कर सके। तो इसीलिए ट्रांसलेशन बहुत बड़ा रोल निभाता है यहाँ पर। अब जैसे मान लो कोई पोलिश लैंग्वेज बोल रहा है, कोई स्पेनिश बोल रहा है और आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हिंदी बोल रहे हैं, तो एक मीडिएटर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है कि चलो इंग्लिश में दोनों को ले लिया जाए। तो उनका स्पेनिश वाला इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा और हिंदी वाला इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा। तो ट्रांसलेटर बैठे रहेंगे तो उसके बाद दोनों में डायलॉग और स्पीचेस हो पाएगी। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसलेशन का महत्व। अब इसी महत्व को दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 1953 में साथियों इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर की स्थापना हुई थी, इसी के द्वारा मनाया जाता है। 30 सितंबर को बाइबल के अनुवादक सेंट जोरम की पुण्यतिथि होती है और इन्हीं की पुण्यतिथि को डेडिकेट किया गया है 30 सितंबर। क्योंकि लास्ट दिन है तो लास्ट बार हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे सितंबर महीने का पूरा जितना दिवस आया है उन सब का। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 सितंबर को एनसीईआरटी का स्थापना दिवस। इसके अलावा 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह और ध्यान रखना 1 से 30 सितंबर राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है हर साल। ठीक है, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 6 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर दिग्विजय दिवस, 13 सितंबर विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस और 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस, 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 25 सितंबर अंत्योदय दिवस, 26 सितंबर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, 26 सितंबर विश्व गर्भ निरोधक दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 29 सितंबर हृदय दिवस और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। क्लियर? तो ये सभी महत्वपूर्ण दिवस हैं सितंबर महीने के। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में शीत मरुस्थलीय जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को किस राज्य के क्षेत्र को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो साथियों अभी हिमाचल प्रदेश के शीत मरुस्थलीय जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है, रिजर्व क्षेत्र है, उसको यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है।
ये एक बड़ी उपलब्धि है हिमाचल प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। तो इंडिया का देखिए कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व अब डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को हो गया है। जैसे जैसे आप देखते हो यूनेस्को के बाकी के अपने विश्व धरोहर स्थल होते हैं, तो उन्हें हम लोग यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल या यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल कहते हैं। ऐसे ही ये कोल्ड का यानी शीत क्षेत्र का रिजर्व है। तो शीत मरुस्थलीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, यूनेस्को द्वारा इसे रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। ये पश्चिमी हिमालय में 7,770 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, पड़ता है अपने हिमाचल प्रदेश के राज्य में। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3300 से 6,600 मीटर के बीच में है। ठीक है, तो दुनिया के सबसे ऊंचे ठंडे रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक माना जाता है। और टोटल भारत में बात करें तो ऐसे ये 13वां है, 13वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है जो यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल हुआ है। 2009 में सबसे पहला वाला राष्ट्रीय जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया था। अब यूनेस्को आया है, तो यूनेस्को के बारे में जानो। यूनेस्को का फुल फॉर्म सबसे पूछा जाता है सबसे पहले, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी हुई थी 1945 में यानी 1945 में। हेडक्वार्टर इसका है पेरिस में, पेरिस बोले तो फ्रांस। इसके अलावा इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले, अंधेरे में उजाला, ठीक है ना, आंद्रे अजोले आप ऐसे याद रख सकते हो। ये इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। क्लियर। और यूनेस्को के द्वारा अगर पूछा जाए कि कितने विश्व धरोहर स्थल है भारत में, तो विश्व धरोहर स्थल की बात करें, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में कितना है, विश्व धरोहर स्थल, तो आप बताओगे अब हो चुकी है संख्या 44। कितना? 44। और 44 में अगर पूछा जाएगा 44वां कौन सा है यानी लेटेस्ट कौन सा है, तो आप बताओगे कौन सा है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। क्या है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। मराठा सैन्य परिदृश्य, सैन्य परिदृश्य, इसको अभी शामिल किया गया था एज 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। क्लियर। पहला कौन सा था? तो सबसे पहले 4 को शामिल किया गया था, आगरे का किला, ताजमहल, एलोरा और अजंता की गुफाएं। ठीक है, तो 4 सबसे पहले 1983 में शामिल हुए थे। अब हिमाचल प्रदेश आया है, हिमाचल प्रदेश के बारे में भी जानते चलो। हिमाचल प्रदेश आपको मैप में यहाँ पर दिखेगा, राजधानी इसकी धर्मशाला और शिमला होती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सीएम है। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। यहाँ पर 12 जिले हैं, 68 विधानसभा में सीटें हैं। यहाँ से 4 सीटें जाती है लोकसभा में और 3 सीटें जाती हैं राज्यसभा में। रेणुकर झील, पराशर झील और खजिहर झील, सूरजताल, चंद्रताल, ये प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, तालों में सूरजताल, चंद्रताल और भोजताल, केवल ये 3 ताल हैं जो उत्तराखंड में नहीं है, बाकी जितने भी ताल वो सब उत्तराखंड में मिलेंगे। भोजताल आपका मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, चंद्रताल और सूरजताल आपका हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। बाकी जितने भी ताल हैं, 7 ताल, माता ताल, राकस ताल, नैनीताल, ये सारे ताल जो हैं ये सब आपको मिलेंगे उत्तराखंड में। ग्रेट हिमालयन और पिन वैली, ये दोनों ही है नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, बहुत पूछे जाते हैं। कालीछोक, उगती, दर्रा, ये यहाँ पर हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार रेल कनेक्टिविटी शुरू करने की घोषणा की है? कौन सा ऐसा देश है जहां पर रेल कनेक्टिविटी अब पॉसिबल होगी भारत के थ्रू? तो अभी भारत और भूटान के बीच में रेल कॉरिडोर को मंजूरी मिली है और 2 ऐसे रेल कॉरिडोर को मंजूरी मिली है और इसके थ्रू भारत और भूटान के रिलेशन अब और मजबूत हो जाएंगे, व्यापार और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहली बार हुआ है जब भूटान के साथ रेल कनेक्टिविटी शुरू की गई है। तो भूटान के प्रमुख शहरों को अब असम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों से जोड़ा जाएगा। तो इसमें पहला वाला जो है, पहली लाइन जो होगी वो होगी कोकराझार गुलेफू रेलवे लाइन। ये भूटान के गलेफू को असम के कोकराझार से जोड़ेगी। लंबाई इसकी 69 किलोमीटर है और टोटल इस पर लागत आई है 3,456 करोड़। दूसरा जो है रेलवे लाइन वो है बनारहाट सामत्से रेलवे लाइन। ये भूटान के सामत्से को पश्चिम बंगाल के बनारहाट को जोड़ेगी, कनेक्ट करेगी। इसकी लंबाई 20 किलोमीटर की होगी और मात्र 577 करोड़ की लागत से ये बना लिया गया है। ठीक है, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये दोनों प्रोजेक्ट को पूरा खर्च करने के लिए बताया है कि भारत ही वहन करेगा दोनों का खर्च। मतलब भूटान तो गरीब देश है आप जानते हो, तो भूटान नहीं केवल भारत ही खर्च करेगा दोनों पर। अच्छा, भूटान का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भारत ही है।
जिससे भारत का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका था अभी तक, अब हो सकता है चाइना हो जाएगा टैरिफ के बाद, लेकिन ऐसे ही भूटान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भारत है। ओके, ये भी याद रखना। और पिछले साल इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जब पीएम मोदी गए थे भूटान। तो अगला, भूटान तो दिखाने की जरूरत नहीं है ना मैप में, सिक्किम के बगल में है भूटान, ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है। संकल्प बैच जो है, जो जो लोग मिस हो गए हैं, नहीं जुड़ पाए हैं, वो लोग अभी आज भी मौका है, जुड़ लें संकल्प बैच से। संकल्प बैच अभी मात्र 299 में है। आज के लिए भी आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर और आपको ये 299 में बैच मिल जाएगा। इस बैच की खास बात ये है कि इसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके बाइलिंगुअल मिलेगी आपको। इसमें आपको 12 मंथ की ई बुक मिलेगी और लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी। हर एक क्लासेस टॉपिक वाइज होंगी, वीडियो कोर्सेज है ये, तो आपको टॉपिक वाइज वीडियोज़ मिलेंगी, उनकी पीडीएफ मिलेगी, डिटेल क्लास नोट्स मिलेगी। इसके अलावा ऐसे ही आपका स्टैटिक जीके की क्लासेस 30+ मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें आपको संकल्प बैच में मिलने वाली है। आप इसको जुड़ सकते हो लेकर के MJT ऐप से। इसके अलावा आप यूपीएसआई की ई बुक भी ले सकते हो। यूपीएसआई, एमपीएसआई, दिल्ली पुलिस एसआई, बिहार एसआई, आप इन सभी एसआई के एग्ज़ाम में मूल विधि पाओगे सिलेबस में। और मूल विधि में इस बार 3 नए कानून जो जोड़े गए हैं, वो 3 नए कानूनों से क्वेश्चंस बनेंगे, बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस। तो यहाँ से क्वेश्चंस जो है इसको आप इस ई बुक से टैकल कर सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मा मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया है? तो मुखी जो है भारत का पहला वयस्क या कहें कि एडल्ट चीता बन गया है। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मा था ये कुनो नेशनल पार्क में जन्मा था। मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना कि कुनो नेशनल पार्क में ही सबसे पहले नमीबिया से चीते लाए गए थे। नमीबिया से चीते लाए गए थे कुनो नेशनल पार्क में सबसे पहले, है ना, 8 चीते लाए गए थे। उसके बाद से फिर दक्षिण अफ्रीका से हुआ, फिर दक्षिण अफ्रीका देशों से आने लगे। उस पर ये हुआ कि चलो भाई 100 चीते लाए जाएंगे, 10-10, 12-12 करके हर साल लाए जाएंगे, तो वहाँ से आने लगे। लेकिन बीच बीच में बहुत सारे चीतों की मृत्यु की भी खबरें आई, क्योंकि यहाँ पर वातावरण चीतों के लिए अनुकूल नहीं था। क्या चीता इससे पहले भारत में नहीं थे? नहीं, चीता लास्ट बार 1951-52 में देखे गए थे छत्तीसगढ़ में। उसके बाद से भारत में चीता विलुप्त थे। लेकिन फिर 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया। ध्यान रहे, प्रोजेक्ट टाइगर नहीं, प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू किया गया। और इसके थ्रू सबसे पहले नमीबिया से, फिर दक्षिण अफ्रीका से, और उसके बाद और भी अब देशों से बातचीत चल रही है कि वहाँ से चीते लाए जाएंगे भारत में। तो अब चूंकि दक्षिण अफ्रीका अगर आप देखोगे ना, तो वो पड़ जाता है आपका शीतोष्ण कटिबंध के बाद में, इसलिए वो थोड़ा सा ठंडा भी प्रदेश है। अब वहाँ से चीते लाए गए जब, तो यहाँ कुनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में गर्मी ज़्यादा थी, इस वजह से बहुत सारे चीतों की मृत्यु भी हो गई। तो अभी के टाइम पर कितने बचे हैं टोटल चीते? 27 बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए 4 शावक लाए गए थे, 3 की अत्यधिक गर्मी के कारण मौत हो गई थी, एक ही शावक उसमें से बच पाया था। मुखी का जन्म जो हुआ था ये 29 मार्च 2023 को हुआ था। नमीबिया से लाई गई ज्वाला नाम की चीता से हुआ था, यानी इसकी माँ का नाम है ज्वाला। तो मुखी जो चीता था वो अब हो गया है वयस्क। इनमें वयस्कता के दिन पूछा जाएगा कि कितने साल में वयस्क माना जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है, तो इसी में से बीच में से पूछा जाएगा। तो आप बताना 30 माह या फिर 915 दिन, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे। दिन का नाम ही आपको ऑप्शन में दिन ही दे दिया जाएगा, 1000 दिन, 915 दिन, 965 दिन, ऐसे करके, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने दिन में पूरा हो जाता है एक कोई चीता होता है या कोई शेर का बच्चा है, वो सब कब एडल्ट माने जाते हैं, तो ये जाना। बाकी ये प्रोजेक्ट चीता 2022 पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी भाई? जल्दी से कमेंट में बताओ। प्रोजेक्ट टाइगर अगर पूछा जाएगा तो आप 1973 बताना, 1973 बताना, ठीक है। अगला, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत का टैरिफ इम्पोज किया? तो डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं हर मामले में, और भारत को लगातार टारगेट करके चोट कर रहे हैं। देखिए विदेशी फिल्मों पर इन्होंने कहा है कि अब 100% टैरिफ लगेंगे, 100%। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान फिल्में बना करके वहाँ पर भेज रहा होगा? नहीं, बॉलीवुड की फिल्में सबसे ज़्यादा देखी जा रही थी। इस टाइम पर बॉलीवुड बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है, आप देख रहे हो। और आपको जानकर ये भी मतलब हैरानी होगी कि हॉलीवुड से ज़्यादा का रेवेन्यू बॉलीवुड मार्केट का है, बॉलीवुड इंडस्ट्री का है। और अब बॉलीवुड की फिल्में जो यूएस वगैरह में, इसीलिए आप देखते हो आजकल जो है बॉलीवुड में ना, वो इंडिया में फिल्में नहीं चलती हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग यूएस कल्चर पर फिल्में ज़्यादा बना रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। तो ये लोग जो फिल्में बनाते हैं इंडिया में फ्लॉप हो जाती है,
क्योंकि इंडिया में इनके पास कोई स्टोरी वगैरह रहती नहीं है, और ऐसे ही अमेरिका में भी कोई स्टोरी से कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए वहाँ पर जो है अच्छी खासी ये लोग कमाई करते थे। लेकिन अब जब ट्रंप ने जितनी भी विदेशी फिल्में हैं उन पर 100% टैरिफ लगा दिया, तो मतलब आप समझो कोई टिकट अगर 300 रुपये का होता था, अब वो हो जाएगा 600 रुपये का, अगर वो विदेशी फिल्म है तो। अगर मतलब भारतीय फिल्म अगर जाती है वहाँ पर, तो वो वहाँ पर अगर मान लो 300 रुपये में दिखती थी, तो अब वो 600 रुपये में दिखेगी, ठीक है ना, डॉलर में कन्वर्ट करने ला अमेरिका वाले देखेंगे डॉलर में ही पे करेंगे। खैर, तो जब ये महंगा हो जाएगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है चोट पहुँचेगी, क्योंकि वो जो महंगा हुआ है फीस वो इंडियन इंडस्ट्री को तो मिलेगा नहीं, वो तो जाएगा यूएस के गवर्नमेंट के खातों में। तो ये सीधा सीधा भारत और अन्य जो ऐसे टॉप लेवल के जो मूवी बनाने वाले जो देश हैं, जहाँ की फिल्में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती हैं, प्रचलित होती हैं, विदेशों में देखी जाती हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे चाइना हो गया, जापानी हो गया, या फिर बहुत सारे कोरिया की फिल्में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, है ना। तो ये हुआ। अभी इससे पहले आपको पता होगा भारतीय सामानों पर इन्होंने 50% टैरिफ लगाया है। इसके अलावा ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगा चुके हैं। ये सब मैं आपको कवर करा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इन्होंने चाबहार पोर्ट पर भी जो भारत को वेवियर दिया था वो वेवियर भी हटा लिया है इन्होंने। इसके अलावा H1B वीज़ा पर एक्शन इन्होंने लिया था कि उसको 50 गुना तक बढ़ा दिया था उसकी फ़ीस, वो बढ़ाकर इन्होंने $1 लाख यानी कि 90 लाख रुपए कर दिया था। तो ये सब जो है डायरेक्ट इफेक्ट भारत को पहुंच रहा है। एक तरफ ये जाकर असीम मुनीर और शहबाज शरीफ इन लोग से लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ भारत पर चोट पहुंचाए जा रहे हैं। खैर, अगले क्वेश्चन की बात करें, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा कब से सबकी योजना सबका विकास का अभियान शुरू किया जाएगा? तो सबकी योजना सबका विकास अभियान ये 2 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा, महात्मा गांधी जी की जयंती से। तो आप तो जानते हो कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती होती है, जो कि कल है। तो 2 अक्टूबर से ही सबकी योजना सबका विकास नाम का एक अभियान शुरू किया जाएगा, जो कि पंचायती राज मंत्रालय शुरू करेगा 2025-26 के लिए, ठीक है। तो पंचायती राज ने सबसे पहले 2018 में एक बार शुरू किया था, इस बार 2026 से लेकर 2027 तक ये चलेगा। ये अभियान का मकसद क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य ये है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं वर्तमान में, जो अभी एक्टिव हैं, उनके बारे में गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाना, बताना, इन्फॉर्म करना। लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये योजना सरकार चला रही है, ये योजना हमारे लिए है, हम इसके लिए पात्र हैं और हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो इसके लिए जगह जगह सभाएं आयोजित वगैरह कर करके ये लोग बताएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे योजनाओं के बारे में। पंचायती राज मंत्री की बात करें तो श्री राजीव रंजन सिंह, ये वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं। अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक लिविंग द विवेकानंद वे, इसका अभी लोकार्पण किया गया? इस पुस्तक को लिखा है निखिल यादव और अनन्या अवस्थी ने। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लिविंग द विवेकानंद वे, तो स्वामी विवेकानंद जी पर आधारित है ये पुस्तक, जिनकी जयंती पर आप जानते हो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो ये पुस्तक के लेखक तो ये हो गए, ठीक है, लेखक का नाम याद रखना। धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया, यानी कि लॉन्च किया गया। मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी से 2 महत्वपूर्ण दिवस। एक तो आपको पता होगा 11 सितंबर को 1893 में 1893 को इन्होंने शिकागो भाषण दिया था। उस शिकागो स्पीच की वजह से एक दिवस शुरू किया गया है। शिकागो भाषण की वजह से उसकी याद में एक दिवस शुरू किया गया है, जिसको कौन सा दिवस कहते हैं? दिग्विजय दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? दिग्विजय दिवस। ये भी याद रखना, दिवस, ठीक है। और इनकी जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जयंती आप जानते हो 12 जनवरी को होती है, और 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, क्लियर है ना? स्वामी विवेकानंद जी से याद रखना 2 चीज़ें। अगला क्वेश्चन, ये कुछ और पुस्तकें हैं, इनका रिवीजन करेंगे। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, DY चंद्रचूड़, पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन्होंने लिखी है। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस, मनीष मुंद्रा की पुस्तक है। डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन और डेलिमिटेशन, रवि के मिश्रा की पुस्तक है। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर जो है ना, ये पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर की पुस्तक है। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, रोनसिका चौधरी की। द कॉन्शियस नेटवर्क, सुगाता श्रीनिवास राजू की। अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल, रोहित आर कौशिक की पुस्तक है। द इमरजेंसी डायरीज, ये अमित शाह जी ने लॉन्च किया था, विमोचन किया था, ये कंपाइलेशन है, स्टोरी है। विंग्स टू आवर होप्स, वॉल्यूम 2, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के भाषणों का संकलन है। अगला,
हाल ही में जारी गैलेप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है? टॉप पर है सिंगापुर, सिंगापुर टॉप पर है, दूसरे पर तजाकिस्तान है और तीसरे नंबर पर है चाइना। ये तीन देश जो हैं टॉप 3 कंट्रीज हैं। तो भारत की रैंक कितनी है? भारत इस लिस्ट में 66वें स्थान पर है। ये ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट है, यानी सेफ्टी सुरक्षा पर आधारित रिपोर्ट है और गैलेप के द्वारा जारी की गई है। ये गैलेप जो है ये इसका जारी करता है, रिपोर्ट का जारी करता है। बताया जाता है कि 2006 से ही ये इस प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है। इस बार 144 देशों के सर्वे पर 1,45,000 से अधिक वयस्कों का सर्वेक्षण किया गया, उस पर आधारित ये डेटा निकल करके आया है। कुछ और रिवीजन इंडेक्स और रैंकिंग के, जैसे ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में भारत 38वें पर है। नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत 38वें पर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। ग्लोबल टैलेंट रिपोर्ट में विश्व प्रतिभा सूचकांक में भारत 63वें पर है, ये भी पूछा जाता है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें भारत 41 पे है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरे पर है। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें भारत 115वें पर। वैश्विक सतत विकास लक्ष्य यानी कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग, ये भी बहुत पूछा जाता है। इस बार भारत पहली बार टॉप 100 में शामिल हुआ है, इसलिए इस बार और इम्पॉर्टेंट है। आईईए की रिपोर्ट विद्युत उत्पादन को लेकर तीसरे पर भारत है। एनर्जी ट्रांजिशन में या विद्युत संक्रमण में, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत है 71वें स्थान पर, यह भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला, निम्न में से किसको भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? भारत के अटॉर्नी जनरल वही फिर नियुक्त कर दिए गए हैं जो पहले थे, आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, या कहें दोबारा से पुनर्नियुक्ति की गई है। आर वेंकटरमणी अभी तक अटॉर्नी जनरल थे, इनको 2 साल के लिए और एक्सटेंशन मिल गया है। इससे पहले 2022 में नियुक्त हुए थे 3 साल के लिए। ठीक है, आर वेंकटरमणी ये अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? अटॉर्नी जनरल जो होता है ये केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, या कहें केंद्र सरकार का ये वकील होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी करता है। मतलब आप समझते हो ना कि आप कभी कभी देखते हो ये फला व्यक्ति बनाम केंद्र सरकार, और चलता है ना मुकदमा केस, तो वो जो होता है, जो बनाम केंद्र सरकार होता है, तो केंद्र सरकार की तरफ से यही वकील रहते हैं, अटॉर्नी जनरल। तो इसे आप कह सकते हो केंद्र सरकार के कानूनी मामलों का सलाहकार होता है। ठीक है, तो ये उसके जटिल मुकदमे को संभालते हैं। तो के वेणुगोपाल की जगह पर ये 2022 में नियुक्त हुए थे। अब 2 वर्ष का इनको और कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 1 अक्टूबर 2025 से इनका कार्यकाल और लागू माना जाएगा। अगला, निम्न में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो आप जानते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर कौन है इस समय? संजय मल्होत्रा। और जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं उनमें से एक नई नियुक्ति हुई है, और वो नियुक्ति है शिरीष चंद्र मुर्मू की। शिरीष चंद्र मुर्मू यानी कि SC मुर्मू, आप देख सकते हो SC मुर्मू एज ए RBI डिप्टी गवर्नर। तो ये 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए। अब आपके दिमाग में आएगा बाकी के 3 कौन है? तो बाकी के 3 में है स्वामीनाथन जानकी रमन, T रविशंकर और पूनम गुप्ता। तो ये 3 और हैं, और ये मिलाकर 4 डिप्टी गवर्नर संजय मल्होत्रा जो कि 26वें नंबर के हैं। RBI की स्थापना आप जानते हो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और इसके पहले गवर्नर पूछा जाए तो आप बताना, सबसे पहले गवर्नर हुए थे ओसबॉर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर हुए CD देशमुख। ठीक है, चलिए अगला। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये कुछ और नियुक्तियां हैं, इनका भी आप रिवीजन कर लेना, महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, है ना। तो इसकी PDF आपको डिटेल में टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम से भी आप रिवीजन कर सकते हो। अब बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने आपसे पूछा था कि फीफा वर्ल्ड कप 23वां वाला जो होगा ये किस देश में आयोजित नहीं किया जाएगा? तो ये वाला ब्राज़ील में नहीं आयोजित किया जाएगा, 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। 2026 में होगा। भारत की प्रमुख विज्ञापन नियामक संस्था एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुब्रमण्येश्वर बने हैं। आज आपको क्या बताना है कि भारत ने प्रतिष्ठित MiG-21 लड़ाकू विमान को किस देश से खरीदा था? 1963 में। शीतल देवी पैरा विश्व तीरंदाज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतने वाली पहली आर्मलेस महिला बनी है? बताइएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। संकल्प बैच नहीं ज्वाइन किया हो तो उसको फटाफट से ज्वाइन करो। बस इतना ही रखते हैं वीडियो में। वीडियो कैसे लगी है लाइक शेयर करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।